गीतांजलि सोनी। स्वागत है आपका फिर से एपिसोड में जीना इसी का नाम है। दोस्तों, सपनों का कोई टैक्स नहीं लगता है और जहाँ यादों का काफिला जम कर जमा पड़ा है, वहाँ पर हम सब ये बोलते हैं कि मकान खाली पड़ा है। आज हम फिर से एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सब जानते हैं कि वो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं बास्क एंटरटेनमेंट कंपनी के, लेकिन उसके अलावा भी इनकी बहुत सी अनटोल्ड स्टोरीज ऐसी हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें खरोच खरोच कर आज हम पूछेंगे और उसमें से कुछ ऐसे मोटिवेशनल विचार हम निकालेंगे जिससे हम ये सीख सके कि जीना क्या है, जीने की कला क्या है और जीना इसी का नाम है। सो स्वागत है कंचन जी और उनकी प्यारी सी डॉटर ख्याति जाजू, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। जोधपुर में बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है, बहुत ही बड़ी यूट्यूबर हैं, सैकड़ों में लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज जहां देखो, जो सोशल मीडिया का पेज उठाओ, सबसे पहले अगर किसी का नाम दिखेगा तो वो है ख्याति जाजू। इसके साथ साथ में इनकी सबसे बड़ी ये खासियत है कि पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाकर जो हमारी इंडियन कला है, जो हमारा कथक डांस है, उसे अपनाकर उसे विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। विश्व भर में इनका नाम जो है वो प्रचलित है और बहुत फेमस है। इनकी और भी बहुत सारी खूबियां हैं, वो हम इन्हीं की जुबानी से सुनेंगे। नौजवानों की कहानी क्या कहें और फिर अपनी जुबानी क्या कहें, है तड़प मन में गगन में बिजलियां, हाय इस ख्याति जाजू की कहानी हम क्या कहें, इन्हीं की जुबानी से हम सुनेंगे। इन्हें तैयार करने वाली, उन्हीं के साथ में मैंने आज शो में इनवाइट किया है माँ को। ऐसा कहा जाता है कि हमें अगर कोई भी हमारी इच्छा पूरी करनी होती है और जब वो पूरी जो करता है उसे हम ईश्वर बोलते हैं। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी करता है हम उसे ईश्वर बोलते हैं। जनाब, मैंने तो इस दुनिया में इस ईश्वर रूपी नाम को माँ को देखा है। माँ एक ऐसी धनक है, एक ऐसी रंग है, एक ऐसी खुशबू है, एक ऐसा नूर है, एक ऐसा स्वरूप है जिसके सामने आप अपनी जो मन की इच्छा है वो आप बोलिए, वो अपनी जी जान लगाकर अपने सपनों को, आपके सपनों को पूरा करने में पूरा आपका सपोर्ट करेगी। सो सलाम है ऐसी माँ को। जोधपुर में ये जो माँ बेटे की जोड़ी है, इससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस माँ ने ना ही सिर्फ अपना कैरियर जो है चमकाया है, साथ ही साथ में अपने बच्चों का कैरियर भी चमकाया है। तो सुनते हैं इनकी ऐसी कहानी जो आज तक यहाँ पर सोशल मीडिया पर कहीं पर नहीं बताई गई है। सो स्वागत है फिर से आप दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ में आपने हमारा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप चाय लीजिए। ये टी लवर है, शी इज टी लवर। हाँ, तो वी आर टी लवर। टी लवर, वाओ। यूथ में आज के टाइम में हम कम देखते हैं जो चाय या कॉफी हम ऑफर करें तो उसकी जगह वो बोलते हैं मुझे ग्रीन टी चाहिए या वो चाहिए, जबकि आप कंप्लीटली फिट हैं लेकिन आप पूरी देसी हैं। डेफिनेटली, एक्चुअली शी इज टोटली प्रॉपर देसी। चाय इज एवरीथिंग। वाओ वाओ, यानी कि आप अपनी जमीन को नहीं छोड़ा है, आपने पूरी उड़ान भरी अपने हौसलों से, पूरे विश्व में उड़ान भरी है, लेकिन अपने देसी जो पहनावा है, जो देसी नेचर है, उसको आपने नहीं छोड़ा है। और जोधपुर की तो पहचान है चाय। इसको खाने में भी रोटी सब्जी ही चाहिए। ओह वाह। ये अगर सेटिस्फाइड होती है अगर अपने लंच से, अपने मील से, तो रोटी सब्जी इसको खिला दो इसको। अदरवाइज मतलब सब्जी भी एक सब्जी दे दो, रोटी दे दो, शी इज सेटिस्फाइड। तो That's great. तो मैं शुरुआत आपसे करूंगी कंचन जी। मैंने ये सुना है कि आप फाउंडर एंड डायरेक्टर बास्क एंटरटेनमेंट के हैं, लेकिन इस बास्क एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पीछे क्या स्टोरी है वो हम सुनना चाहेंगे। हम सुनना चाहेंगे कि कंचन जाजू का कहाँ से जन्म हुआ, कहाँ से उन्होंने ये यहाँ तक की सफर जो है वो तय किया है। तो शुरुआत करते हैं हम आपके पीहर पक्ष से। आपके क्या आपकी जर्नी थी पीहर में, और जब ससुराल आए तो आपने क्या सीन देखा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गीतांजलि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है,
मैं स्टडी वाइज, जब मैं अपने बैचलर लाइफ का बात करूं तो मैं स्टडी वाइज शुरू से जो है मैं काफ़ी ब्रिलियंट थी। मैं ग्रेजुएशन भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं एमए भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा। यस। तो वो मेरा स्टडी ये सब मेरे अंदर से ही था। घर के कामकाज हमने नहीं किए क्योंकि हमारी मम्मा का यही था कि ठीक है ये अपने उसमें कर रही है। और तब हमारे पास में 2 व्हीलर होना बहुत बहुत मतलब नाम वाली चीज होती थी। जस्ट हमारे आजकल तो हर लड़की के पास कार है, 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, तो मतलब कोई देखता भी नहीं है कि ये लड़की कार चला रही है। उस वक्त जब मैं आज बात कर रही हूँ आपको 90 की बात कर रही हूँ। 89-90 में आपने इतनी सारी ग्रेजुएशंस एंड डिग्रीज ली और मैंने मिडिल क्लास फैमिली से। मैं 92 में मैंने एमए कर लिया था। उसके बाद में मैंने पीएचडी करनी थी क्योंकि जब आजकल तो एजुकेशन के लिए इतने सारे अदर करियर्स ओपन हुए हुए हैं। जैसे आप इतना कॉस्मोलॉजिस्ट का अलग एक डिग्री देते हैं, ब्यूटिशियंस की एक अलग डिग्री देते हैं, हमारे इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज की भी अलग डिग्री है। जब हम एजुकेशन के लाइन में थे किसी के लिए पूरे इंडिया में कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। सिर्फ ये हुआ करता था कि आपका एक ही लाइन है, आपको उस लाइन में जब भी आपने 8th से 9th में आए आपको यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट्स, इधर साइंस, इधर आर्ट्स, इधर कॉमर्स। आपको तीनों में से जो भी आपका इंटरेस्ट है आपने वो सब्जेक्ट्स लिया। आर्ट्स में लिया तो उसके बाद में सिंपल है, आपने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, मतलब बीए किया, एमए किया, एमफिल किया। उसके बाद में अगर शादी वादी नहीं हुई और वो लोग ससुराल वाले अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भले ही उसमें एक यूजीसी का एग्जाम हुआ करता था। वो क्लियर करने के बाद में आप लेक्चरर बन सकते थे। अपना तो ये ड्रीम था कि, और उसके बाद भी आपको स्टडी की भूख खत्म नहीं होती है तो आप पीएचडी कर लो। ओके, तो मींस आपका ड्रीम था लेक्चरर बनने का। मेरा आप बनी भी? हाँ। तो नहीं, लेक्चरर तो मैं नहीं बनी। टीचिंग जॉब मैंने जरूर किया है। मैंने 12 इयर्स तक मैंने टीचिंग जॉब किया है। अच्छा। हाँ, जो यस इन सेंट्रल एकेडमी स्कूल में मैंने 10 इयर्स तक जॉब किया है। यस। तो हुआ ऐसा कि जब एमए म्यूजिक किया मैंने तो उसके बाद में जो मेरे डिपार्टमेंट में थे सारे लेक्चरर्स थे। तुम तो खुद मतलब होल्डर हो तो तुमको सब पता है कि तुम भी पीएचडी कर रहे हो। तो एक पीएचडी में अगर अपने पास में लेक्चरर है तो वो सिर्फ 3 स्टूडेंट को ही अपने अंडर में ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। तो हमारे यहाँ पे जो 3 लेक्चरर्स थे म्यूजिक डिपार्टमेंट में जोधपुर जेएनयू में, तो वहाँ पे एक को भी ना तो रीडर था ना प्रोफेसर था। तो रीडर 5 को ले सकता है, प्रोफेसर 7 जनों को अपने अंडर में पीएचडी करा सकता है। तो हमारे वहाँ पे ना रीडर था ना प्रोफेसर था। तो उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो मेरी जिसके अंडर में मैंने सिनॉप्सिस लिखा पीएचडी का, वो थी डॉक्टर कविता चक्रवर्ती। उन्होंने मुझे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहने दो, तुम सिनॉप्सिस लिखो, जब तक मेरे पास में जो रजिस्टर्ड हुए हुए हैं उनको मैं फ्री करती हूँ, तुम अपना वर्क चालू रखो और जैसे जैसे तुम लिखती जाओगी तो तुम्हारा बाद का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो हमने भी कहा ठीक है, और कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो जो गुरु बोलता है वो हमारे लिए फाइनल हो जाता है। फाइनल हुआ था। एमए हम लोगों ने टॉप पे कर लिया। निकल पड़े कि आगे तो बनना तो लेक्चरर ही है। हमें तो मेरी एक ड्रीम था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। डॉक्टर कंचन, उस वक्त मैं अग्रवाल थी। सेम हियर। तो यही था कि डॉक्टर कंचन अग्रवाल लगे। पीएचडी किया, लेकिन फिर बाद में एक बार जसपाल भट्टी का वो एक सीरियल आया था, वो सेम चीजें मेरे साथ हुई। वो मेरी मैम है लेकिन मैं उनके लिए क्षमा चाहूंगी। एक्चुअली में सेम चीजें मेरे साथ हुई। हम सिनॉप्सिस लिख करके बाद में उनके यहाँ पे चक्कर काटते गए। वो कभी बोलते थे कि यहाँ पे पब्लिक पार्क में जो लाइब्रेरी, हम उस लाइब्रेरी में जाके मैं घंटों बैठती थी, बुक्स निकालती थी। जेएनयू की जितनी भी कॉलेजेस थे वहां पर हम लोग जाते थे। आसपास की जितनी बड़ी लाइब्रेरीज थे उन सब लाइब्रेरीज में मैं जाती थी। जो मेरा टॉपिक था, मेरा टॉपिक ऐसा था कि जिससे मैं यूएस से जाकर के भी इंडियन म्यूजिक के बारे में कुछ जानकारी लेकर के कि भाई इंडियन म्यूजिक जो है वो वेस्टर्न स्टाइल का कैसे बचेगा। जो हमारे हिंदुस्तानी जो वाद्य है, क्योंकि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट था
मैंने जो एमए किया था वो इंस्ट्रूमेंट में किया था, सितार के अंदर मैंने किया था। तो था कि भी जो इंडियन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वेस्टर्न स्टाइल में उनका दोनों का संगम कैसे हो सकता है, ये मेरा पूरा टॉपिक था। इतनी मेहनत आपने की। यस। मंजिल का पता नहीं, लेकिन आपने हाँ। मेहनत पूरी की, सिर्फ आंख बंद करके गुरु पे विश्वास करके था। और वो ये जो टॉपिक था, मेरे खुद के रियल मामा जो है वो यूएसए रहते हैं, न्यूयॉर्क रहते हैं, वो इंडिया आए हुए थे, वो मेरे साथ मेरी लेक्चरर के पास चले, उन्होंने उनको समझाया कि ये टॉपिक मैं मेरी तरफ से इसको दे रहा हूँ ताकि इसको फ्यूचर में गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोवाइड करेंगे सारी फैसिलिटी, जिससे ये यूएस से आकर के ये सारा रिसर्च करके वापस इंडिया आकर के ये सब देगी। लेकिन वही था कि मैं 2 साल तक भटकती रही। मेरे पास 2 व्हीलर था चलाने के लिए, वो भी मेरे मामा ने मुझे गिफ्ट किया जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी, तब उन्होंने मुझे एक सरप्राइजली 2 व्हीलर गिफ्ट किया जो किसी के पास नहीं हुआ करता था। तो जब मैं कॉलेज में जाती थी या मैं सिटी में रहती थी तो मुझे जालरी गेट से अंदर से ही किसी को भी बोलता था ब्लू सनी वाली लड़की, तो शायद मुझे मेरे घर तक लेके आ जाते थे क्योंकि सबको पता था कि पूरे मतलब सिटी के अंदर 2 व्हीलर चलाने वाली सिर्फ एक ही लड़की है, मतलब किसी के पास कोई तरह का व्हीकल नहीं हुआ करता था। लड़कियां कॉलेज जाती थी तो साइकिल पे जाती थी, या फिर हमारे टाइम में तो ये रिवाज था कि घर से निकलो जालोरी गेट जाओ, वहाँ पे बस में बैठो और कॉलेज जाओ। फिर आप जैसे आपने ये आपका ड्रीम था लेकिन आप नहीं कर पाए बिकॉज हालातों ने साथ नहीं दिया आपका। लेकिन आज के टाइम में हम बच्चों को देखते हैं, वो पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनको रिजल्ट कम मिलता है, अगर उनके दिमाग में होता है कि उन्हें 90% लाना है या फर्स्ट रैंक खानी है और वो 2 नंबर से भी रह जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, या कहीं ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो सीधा सुसाइड अटेम्प्ट पे आ जाते हैं। बिल्कुल आते हैं। आपने कैसे अपनी इस स्थिति को संभाला? बिकॉज इस वक्त मेंटल जो है, माइंड जो है हमारा बहुत अशांत हो जाता है, हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आने चालू हो जाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आपने उसको कैसे? मैं बचपन से ही मेरे घर का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव रहा है, और उसी की दौरान मैं भी जो है एक्स्ट्रा, चाहे मेरे ग्रह दशाएं बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, मैं हमेशा लाइफ को एक्स्ट्रा पॉजिटिव लेके चलती हूँ। अभी भी जब मुझे ये पता चला कि वो छोड़ा मैंने मेरी उस पे कि मैं इतनी परेशान हो गई, वही सेम चीजें हमने दोहराई। बाहर जाकर के हम दूध लेके आते थे, मैडम के लिए पकोड़े निकालते थे जो शायद हमने घर पे कभी नहीं निकाले। वो सब चीजें हमने ड्यूरिंग द पीएचडी जब रजिस्ट्रेशन मैम को खुश करने के लिए, मैम को खुश करने के लिए मैम के घर जाते थे। मैम हम लोग मैम के 1-1 घंटा तक बाहर खड़े रहते थे, मैम दरवाजा नहीं खोलती थी, और जब रवाना होने वाले होते थे तब वो एक छोटी सी खिड़की में से वो देख के बोलती थी हाँ अच्छा तुम आए हो, ठीक है तो एक काम करो, ये विंडो में से मुझे रुपए मिलते थे 5-7 रुपए, जाके ना दूध लेके आ जाओ। हम हमारी वापस सनी को स्टार्ट करके वापस भाटी चौराहे जाते थे। भाटी चौराहे से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के क्वार्टर्स में रहती थी, वहां से दूध ला करके हम मैम को देते थे। और मैं जो मेहनत से, मुझे लगता है शायद 1 वीक 10 दिन की जो मेहनत से मैं पेपर पे लिख के ले जाती थी, एक्चुअली यही होता था क्योंकि उनको पता था अभी मेरा नंबर नहीं आना है, बट उनको भी आसपास में चाहिए होंगे, तो वो ऐसे मेरे पेपर्स को ठीक है अभी और मेहनत करो इस पे। तो मुझे बड़ा मतलब तकलीफ होने लगी कि वो रीड भी नहीं कर रही है जो मैंने इतना मेहनत से लिखा है। जाकर के मैं कितनी लाइब्रेरीज में गई हूँ, मैंने कितने घंटे इस पे दिए हैं, लेकिन वो शायद पढ़ करके लाइफ में, मैं आज भी बताती हूँ, चाहे जो भी इसको टीचर्स सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो कोई भी सुन रहे हैं, उन सबके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि लाइफ में एप्रिशिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में बहुत बड़ा रोल जो है वो एप्रिशिएशन जो है। अगर है ना आप अपने स्टाफ को अगर डांट दोगे वो घबरा जाएगा, आप बेटा ठीक है ना, कोई टूट गया कोई बात नहीं, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एप्रिशिएशन से कॉन्फिडेंस आता है। यस, ये बहुत अच्छी लाइन आपने बताई है कि एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है, और आज के टाइम में सबसे कमी यही होता है। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो बॉस से एम्प्लॉय यही एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे काम को सराहे या उसको अप्रिशिएट करे। बच्चे पेरेंट्स से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने आज अपने पेरेंट्स के लिए ये काम किया है, या मैं आज फर्स्ट रैंक नहीं लाया हूँ, 3rd ही लाया हूँ, लेकिन मुझे अप्रिशिएट करे कि यू हैव डन वेल जॉब।
तो ये एक छोटी सी लाइन जो है, यू हैव डन वेल जॉब, बहुत हिम्मत देता है, वाली पैम्परिंग देता है। Pampering। और जो हम बोलते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, ये कॉन्फिडेंस की जड़ और उसका जन्म अप्रिसिएशन से होता है। यू कैन नोट दिस गाइस। यस, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे जब एप्रिसिएशन नहीं मिला तो मेरा जो रुझान था, और मुझे लग रहा था ये तो अदर झूल है, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, मैं लिखे जा रही हूँ, ये इंटरेस्ट ले नहीं रही है, मेरी इतनी मेहनत से पेपर। अब उस वक्त कंप्यूटर तो होता नहीं था। हाँ। कि आपने मोबाइल में जहाँ पे भी वो लिख लिया और आपने उसका प्रिंट आउट करा लिया, ये सब चीजें तो उस जमाने में थी नहीं। तो जमाने में तो था तो यही कि आपको पूरा पूरा आपको हैंड रिटन सब लिखना है, इतना मेहनत। और उसके बाद में जाके पता चला कि वो मैडम ने रख दिया। एक बार रखा, 2 बार रखा, 3 बार रखा, 10 बार हम लोग गए, 10 बार भी यही हुआ। उसके आगे कुछ कड़ी नहीं जुड़ी, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट कम हो गया। फिर हमारे इसमें आया कि उसी वक्त हमारा ये रूल आया था कि यूजीसी अगर आप क्लियर कर लेते हो एग्जाम तो आप लेक्चरर बन सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो इसको जब कभी भी होगा तब इस पे काम करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब इस पे काम करेंगे। फिलहाल तो अपन यूजीसी पे अटकते हैं। तो मैं यूजीसी की तरफ चली गई, मैंने यूजीसी के फॉर्म भरे कि चलो इसके थ्रू अपन लेक्चरशिप लेंगे। फिर बीच में शादी का हो गया, क्योंकि पेरेंट्स कितना टाइम देंगे आपको। हाँ, उस वक्त शादियां भी जल्दी होती थी। तो फिर शादी वाला चीज आ गया। शादी ऑफ कोर्स मेरी लव मैरिज थी, मेरी पसंद की शादी थी। उस टाइम में मेरी पसंद की शादी थी। और मेरे इन लॉज ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया टिल टुडे, आज तक मेरे इन लॉज ने हमको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब अकेले 2 जने घर से निकले तो खाली हाथ, ना पता मंजिल की, ना मंजिल, ना घर, ना बर्तन, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो अब लगा कि आपको लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है। तो उस वक्त दिमाग से सारा उतर गया कि मैं कोई यूजीसी कर रही थी या मैं पीएचडी कर रही थी। हाँ, ये था कि ड्यूरिंग द कॉलेज में हाईली टैलेंटेड लड़कियों में से आती थी, क्योंकि जैसे एमए मैंने बताया मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। मैं हर स्पोर्ट्स में जीती हुई हूँ। मैंने डिबेट में नेशनल लेवल तक का डिबेट में जीती भी हूँ, जिसके अंदर हम कॉलेज से ही हम लोग जोनल लेवल पे जाते थे, बीकानेर जाते थे, कहाँ हम नहीं गए। मीन्स एक सपना आपका पूरा नहीं हुआ तो आपने हर एक चीज को अपना सपना बना लिया, जहाँ सब में काम करना है बस। वो टैलेंट ऑलरेडी कॉलेज स्कूल लेवल से हम लोगों के अंदर था कि ये तो मेरा था कि भी मुझे ड्रीम है, मुझे डॉक्टर बनना। कोई करियर का पहले टाइम में ऑप्शन नहीं थे, तो मुझे ये था कि मुझे एक करियर बनाना है एज अ लेक्चरर, तो मैं उसमें जा रही थी। लेकिन बिसाइड द जो मेरे विंग्स थे उसमें मैं डिबेटर भी थी, मैं स्पीकर भी थी। मतलब मैं बहुत जो ऐसे कौन सा काम मुझे बोलो जो मैं नहीं कर सकती थी। मैं इवन जब मैं मेरे इसी चपलता की वजह से मैं मेरे गुरु से जब बात कर रही थी कोई टॉपिक पे, तो आकाशवाणी से रेडियो, उस टाइम में कोई तरह के रेडियो नहीं हुआ करते थे। अभी तो प्राइवेट रेडियोस इतने सारे हैं, 92.3 है, खूब सारे रेडियोस। उस वक्त सिर्फ एक ही रेडियो हुआ करता था, ऑल इंडिया रेडियो। वहाँ के कोई डायरेक्टर मेरे गुरु के पास आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा कॉन्वर्सेशन सुना कि ये कैसे बात कर रही है, और मैं उनसे बिल्कुल मारवाड़ी में बात कर रही थी। उनके दिल में पता नहीं क्या बैठा कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हो, बोले इसको है ना, ये इस दिन ऑडिशन हो रहे हैं, इसको आप रेडियो भेज दो, इसको हम रेडियो में लेंगे। मैं खूब तेज हंसी। मैंने कहा सर मैं रेडियो में कैसे जाऊंगी, मैं तो रेडियो में जाऊंगी क्या? तो बोले जाएगी रेडियो में, कैसे नहीं जाएगी? मैंने कहा सर अपने को ये रेडियो में बोलना नहीं आता है। तो सर ने एक वो कहते ना पुराने टाइम में जो गुरु बोलते थे उसकी वो पत्थर की लकीर होती थी। मैंने अपने सर को बोला सर मैं नहीं जाऊंगी। सर ने बोला रेडियो नहीं जाए तो कल से मेरे घर मत आना। तो एक रूप गुरु का ये भी है, ये भी था कि अगर वहाँ नहीं जाए तो मेरे घर मत आना। और वहाँ जाना मुझे इंटरव्यू देने था, तो मैं मरता क्या न करता, बड़े मतलब दुखी मन से, जानते नहीं थे आकाशवाणी में जोधपुर में। तो घूमते घुमाते आकाशवाणी पहुंचे, वहाँ पहुंचे तो देखा नजारा, बहुत सारे यूथ जो है वो गार्डन में पेपर्स को लेकर के पढ़ रहे हैं। अब मैं तो वहाँ अपने आप को कार्टून फील कर रही थी कि फिर पता उन जो डायरेक्टर ने उनको भर के गए कान, उनको पूछा वो कहाँ है। फिर वो मिले, उन्होंने भी मुझे पेपर थमा दिए जैसे और सब लोग बैठे थे। वो पेपर लेके मैं भी घूमने लग गई, किसी को नहीं जानते थे। फिर पता चला कि ऑडिशन टाइम है ये, इसमें आपका ऑडिशन होगा। ठीक है, मैं ऑडिशन देने के लिए अंदर चली गई। मैं डिबेटर तो थी, वो सारे वो कुछ जो भी उन्होंने पूछा उसका आंसर भी किया। मुझे आज भी याद है उस टाइम उन्होंने मुझे एक्सटेम्पोर टॉपिक पूछा था कि आपका भावी पति कैसा होना चाहिए। अच्छा। तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे खासे से बोला।
डेढ़ वहां से तो निकल के आ गए, भूल गए हम तो रेडियो में जाकर के कोई ऑडिशन भी देके आए हैं। पति के साथ यू वर मैरिड एट दैट टाइम? नहीं, नो 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 नो, आई वाज अनमैरिड। तो लेकिन उन्होंने, उनका ये था टॉपिक, बट मैं उस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बोली। तो उनको 1.5 महीने बाद, अपन तो भूल आ गए थे, कोई ऑडिशन देके आए हैं, 1.5 महीने बाद घर पे लेटर आ गया कि यू आर सेलेक्टेड इन ऑल इंडिया रेडियो एज अ कैजुअल कॉम्पियर। वाओ, दिस प्रूव्स दैट लाइफ में एक अच्छा गार्जियन, अच्छी गाइडेंस और अच्छे गुरु की क्या अहमियत होती है। बस अगर आपका गुरु और आपका गार्जियन अच्छा है तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। फिर किस्मत का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता फिर है, काबिलियत का मतलब होता है। एक्चुअली आप काबिलियत जब बनाते हो ना, तो किस्मत ऑटोमेटिक आपके द्वार खोलती है। तो ग्रेट, जब काबिलियत आपके अंदर होती, आपकी काबिलियत से देखो ना, मतलब काबिलियत ही तो है ये सब चीजें, सबको टैकल करना, सबसे बात करना आना, सबसे तहजीब रखना, सबसे तमीज रखना, ये जब काबिलियत आपके अंदर होती है तो आप कोई भी अचीव करो, आप एक अचीवमेंट पे अवश्य पहुंचते हो। ये तो हमारा है ही है। वहां से फिर निकले, 1.5 महीने बाद लेटर आया, तो भी सर को बोला नहीं जाना, सर रेडियो में जाके क्या करना, नहीं जाना। फिर गए वहां पे रेडियो में, फिर जाकर के वो जब फर्स्ट ड्यूटी करी, तब युवानी करके प्रोग्राम आता था, शायद आज भी आता होगा, युवानी 5:05 पे आता था। हम सुबह 11 बजे जाते थे, 5:05 पे लाइव देते थे, वहाँ बैठ करके, जो कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे यूथ मेहनत नहीं करते, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, पका पकाया चाहिए। हमको वहाँ पे प्रोग्राम सिर्फ 1 घंटे का होता था, 55 मिनट का प्रोग्राम होता था, हम 11 बजे जाते थे। हमसे वहाँ का जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होता था, हम उनके सामने उनके रूम में बैठे रहते थे, हमको वो सिर्फ लिखवाते थे कि आप, मतलब क्योंकि कॉन्वर्सेशन होना है, बातचीत होनी है, तो आप कैसे आज का प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करोगे। प्रोग्राम तो 300 दिन आता है, 365 दिन आता है, तो 365 दिन में आप रोज नए टॉपिक कहाँ से लाओगे, कैसे सोचोगे, कैसे शुरू। वो चीज वहाँ पे जो हम बैठ करके सुनते थे, वो हमको सिखाते थे। सबसे पहले तो यही बोले थे, आज आप सोच के क्या लाए हो, क्या आप अपने प्रोग्राम की शुरुआत कैसे करोगे। अब नए थे तो सर ऐसे बोल देंगे, सर ऐसे बोल देंगे, उसमें उनका पूरा गाइडेंस रहता था। फिर हमें एक एक चीज लिखाई जाती थी, वो लिखाने के बाद में 3 बजे के बाद में हमारा ये काम हुआ करता था, उनको सबको रट लो, क्योंकि आपको रीडिंग इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप देख के बोलोगे गीतांजलि सोनी ये काम कर रही है, गीतांजलि सोनी ये काम कर रही है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो वहां से हमको ये सीखने को मिला कि रीडिंग हैबिट कैसे छूटेगी, कि आप लिखा तो है पर आप नए हो तो आप एकदम से तो बोल नहीं पाओगे। प्रोग्राम लाइव आ रहा है, आपने गलती कर दी तो उस वक्त इतने सारे ये हमारे नेटफ्लिक्स यूट्यूब कुछ था ही नहीं, तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए तो रेडियो ही था, जगह थी। और रेडियो युवा सब सुनता था, युवा नहीं सब सुनता था। अगर उसमें हमने लाइव मिस्टेक कर दी तो हमारे बाहर जाकर के स्टेशन डायरेक्टर हमारे लिए हथौड़ा लेके खड़ा रहता था, क्योंकि सारे प्रोग्राम से एक ड्यूटी रूम होता है, उस ड्यूटी रूम के अंदर सारे प्रोग्राम सुने जाते हैं, उसका आपको फिर मार्किंग मिलता था कि इस प्रोग्राम में ये कंपेयर्स थे, इन्होंने इस प्रोग्राम में ये मिस्टेक किया है। मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीजें वहां से मेरे को सीखने को मिली। फिर हमने शादी कर ली, शादी के साथ कितने इयर्स हो गए आपको रेडियो में काम? मैंने 22 इयर्स तो रेडियो में काम किया है, और अभी छोड़े हुए मुझे करीब 8 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, क्योंकि उसके बाद में मेरे दूसरे इतने बिजी शेड्यूल्स रहने लगे। फिर मुझे लगा कि जितना मैंने रेडियो से सीखना था, वो मैंने रेडियो में रह करके, मतलब थाउजेंड लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं। हमारे पास एक बिल्कुल, जब हम इंटरव्यू या बातचीत करते हैं तो सैकड़ों चीजें सामने आती है, जैसे सीखने को मिलती है। जैसे आज ही हमने एक चीज सीखी है आपकी इस रेडियो जर्नी से, यही सीखा है कि कोई भी चीज करने के लिए आपको रियल रहना जरूरी है। आपने एक लाइन बोली कि एक तो आप पढ़ो, देख कर पढ़ो, और एक आप ऐसे बोलो। तो जो अगर आप जैसे हो, रियल हो, वैसे ही बात कर रहे हो, वही कॉन्फिडेंस है, और वही आपकी अपनी पहचान दूसरों से अलग बनाती है। यही चीज मैं आपकी बेटी में भी देखती हूँ। वो उसको मैंने ही सिखाया है कि देख के तो पढ़ना ही नहीं है ना, हाँ, देख के तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि वो चीज ऑडियंस में भी। गर्ल्स को एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन ख्याति में आपकी एज पूछना चाहूंगी। आप गेस करिए।
गैस करिए ख्याति की एज। देखो आपके मासूम से चेहरे से तो 16 साल की लगती है, लेकिन आपके जो विचार और जो मैच्योरिटी है वो 30 साल की लेडी में भी बहुत कम मिलते हैं। क्या बात है। तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है ऐसी पर्सनालिटी की रियल एज क्या है आपकी। आई एम 24। वाओ, दैट्स ग्रेट। 24 में आपने विश्व भर में अपना नाम रोशन किया है। इतने सारे आपके यूट्यूबर्स और उसके अंदर आपके इतने सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। एंड राइट नाउ रीसेंट यू आर द डायरेक्टर ऑफ एकेडमी, जो रीसेंट आप एकेडमी लॉन्च करने जा रही हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगी कि आपकी इस एकेडमी के बारे में आप बताइए कि इतनी कम उम्र में आप डायरेक्टर बनी हैं और उसमें आप क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आई हैं जोधपुर यूथ के लिए। वो तो एक अभी आने वाला है जो नया प्रोजेक्ट है, ओके, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि हाँ। जोधपुर को बहुत नीड है। तो ख्याति कैन से अबाउट उज्जैन। यस। वेल एक्चुअली जो अकेडमी है उसमें तो हम लोग अभी लाइक बच्चों को डिप्लोमा कोर्स जो है कथक का वो हम प्रोवाइड कराते हैं। बिकॉज ऐसा हो गया ना कि लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट डांस, आजकल का जो यूथ है उनको ऐसा लगता है कि लाइक हम वेस्टर्न करें, हिप हॉप करें, लॉकिंग पॉपिंग करें, बॉलीवुड करें, ये सब करें, बट वेरी फ्यू पीपल वांट टू लर्न क्लासिकल कथक। लाइक चाहे कथक ले लो, चाहे भरतनाट्यम ले लो, चाहे कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म ले लो, वेरी फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो ऐसा है कि मतलब मुझे अच्छा लगता है ये देख के, जब मैं कोई वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने सेमी क्लासिकल डांस कोरियोग्राफीज के, तो पीपल वांट टू लर्न कि आपने ये ग्रेस कैसे आया, हमें भी सिखाओ। तो ये एक मेरा बहुत अच्छा प्लान कह दो या कुछ भी कह दो, इट जस्ट हैपेंड कि जैसे मैंने वीडियोस अपलोड करना चालू किया सोशल मीडिया के थ्रू, पीपल लव्ड द कोरियोग्राफीज, लव्ड द ग्रेस, द डांस। उस चक्कर से क्या हुआ दैट पीपल, पेरेंट्स केम टू मी कि मेरी बेटी को भी ऐसा ही डांस करना है। तो उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि अगर ऐसा डांस करना है तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न कथक। सो उस चक्कर में नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव लाइक मोर देन 200 स्टूडेंट्स करंटली। आई एम गिविंग ऑनलाइन एजुकेशन एंड आई टीच देम कथक, लाइक बेसिक जो अपना नॉलेज होता है कथक का वो मैं उन्हें सिखा रही हूँ। So why you choose this career, like dance? Why you choose this career? So when I was a toddler, when I was a kid, my mother used to teach dance. Okay. So I used to go with her to the places and she used to teach बहुत अच्छा Sangeet. डांस भी आप करती हैं। हाँ, she was very much into folk dance forms and all. So I used to watch her तब से. एंड आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड, मतलब बीट का नॉलेज तो मुझे भी शुरू से मम्मा बता रही थी कि कोई भी गाना लगता था तो मैं चालू हो जाती थी। मेरे पेट में ही इसको बीट आ गया, क्योंकि जब ये मेरी उसमें मॉम में थी तब मैं जॉब करती थी बालवाड़ी स्कूल में। अच्छा। और मैं एज अ म्यूजिक टीचर वहाँ पे वर्क कर रही थी। तो उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि ये भी बात आज मैं बता दूं, 25 इयर्स पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले एक प्रेग्नेंट लेडी इज गोइंग टू स्कूल यस एंड डूइंग और हर जॉब। वहाँ पे बालवाड़ी स्कूल जो है वो एक इतना नेचुरल देसी स्कूल था कि उसके अंदर कोई तरह का आप लोग टैप रिकॉर्डर यूज नहीं कर सकते, कैसेट यूज नहीं करते थे। तब तो आता ही सिर्फ कैसेट ही था। Yes. कैसेट का तो उनको यूज करना ही नहीं है, मतलब Right. सब कुछ आपको ओन निकालना है। Own मुझे निकालना है। हारमोनियम बजाना है क्योंकि मैं एमए म्यूजिक की, तो मुझे हारमोनियम भी बजाना आता था। मुझे गाना भी आता था क्योंकि मेरा 9, 10, 11 में मेरे पास वोकल म्यूजिक था। Okay. तो मैंने रागे भी सीखी थी, तो मुझे गाना भी आता था, बजाना भी आता था, डांस कराना भी आता था मुझे। तो जो मैं गाती, मैं हारमोनियम बजा करके जो बच्चों को गाती थी, सिखाती थी। सारे 15 अगस्त, 26 जनवरी, जन्माष्टमी, कुछ 5 प्रोग्राम्स उस स्कूल के ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल से होते थे। मतलब पूरा वहाँ पे स्टेज बना हुआ था, सारे पेरेंट्स आते थे। अब नेचुरली ये मेरे मुंह में थी तो सब देखते, मतलब वो कहते ना कि अभिमन्यु ने भी तो Yes, सीखा। yes, yes. फिर जब ये हो गई तो 6 मंथ की थी, तब मूवी आई थी दिल तो पागल है। हाँ। वो गाना आया था, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। हाँ। इसको बैठना भी नहीं आता, तो बैठे बैठे ये पीछे लुढ़क भी जाती थी। वो स्टेप करते करते ये क्या करती थी, हाथ में हाथ डाल करके लिटरली उसके ऊपर जैसे वो गाना चलाओ और ये ना उसके बीट पे ऐसे ऐसे करने लगती थी और ऐसे ऐसे करते करते पीछे। तो हम लोग बहुत हंसते थे Great. और तो सब्जेक्ट यही बोलते थे कि मारी पेट मुंह सीखना ही है। हाँ, मतलब बच्चे की सीख और बच्चे की ट्रेनिंग जो है वो पेट से शुरू हो जाती है। पेट से शुरू हो जाती है। मैं सब सुनती थी जब भी बजाती थी तब। That's great. और उसके बाद में मेरा वही था कि मैं ये इतनी छोटी थी, जब ये आई थिंक 4 या 5 इयर्स की थी, तब संगीत का ट्रेंड आ गया। अच्छा। उससे पहले हाँ। संगीत जैसा कोई ट्रेंड नहीं था।
तो मैं उसके बाद में मैंने सेंट्रल एकेडमी स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो मैं सेंट्रल एकेडमी स्कूल में एज अ सब्जेक्ट टीचर भी थी और एज अ म्यूजिक टीचर भी थी। तो सारी प्रेयर्स कंडक्ट करना, हैंडल करना, और एक मुझे पीरियड ऐसा मिलता था पूरे वीक में, 7 पीरियड था, जो अलग अलग क्लासेस मेरे पास आती थी। कभी 3rd आती थी, कभी 4th आती थी, कभी 5th आती थी, तो मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो एक पीरियड के लिए मैं म्यूजिक लेती थी। तो मैं सारे स्कूल के बच्चे मेरे नोन होते थे, क्योंकि मैं उन सबसे इंटरेक्ट करती थी। उसके बाद वही था कि एनुअल फंक्शन हो रहा है तो मुझे सब बच्चों के साथ में रहना है, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। साथ साथ में जब ये कोरियोग्राफी का चला, वेडिंग कोरियोग्राफी का, उस पे बाद में कहते हैं ना कि मैं एक सबको जरूर बात बताना चाहूंगी, कभी भी समाज में काम करने के लिए पैसा मत लेना, कभी भी अपनी फ्री सेवाएं देने के लिए किसी को मना मत करना, क्योंकि जब आप ऐसा काम करते हो तो उसका रिवर्स बैक आपको मिलता है। मैं माहेश्वरी समाज के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं अग्रवाल और शादी मैंने माहेश्वरी में की है। लेकिन जब माहेश्वरी समाज को पता चला कि मैं एक म्यूजिक और मैं रेडियो में भी जाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड काफी फेमस थे अपने माहेश्वरी समाज में, तो बोले कि क्योंकि वो भी कल्चरल मतलब इन सब चीजों से बहुत करीब थे, तो वो समाज के कल्चरल प्रोग्रामों के कभी हेड रहते थे, कभी कुछ रहते थे, तो सब इनको जानते थे, तो मुझे लेकर के गए। तो मैंने समाज के लेवल पे, शायद मेरी शादी को 26 इयर्स हो गए हैं, मैंने 24 इयर्स हो गए मैंने समाज को देते हुए, मैंने समाज से कभी सिंगल पेनी भी चार्ज नहीं किया। क्या बात है, yes. That's great. अभी हमारा जो इतना बड़ा ग्लोबल प्रोग्राम हुआ था MGC, अच्छा, माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन, जिसके अंदर Yes. 40,000 लोग पूरे वर्ल्ड से आए थे, उसकी भी मैं कल्चरल हेड थी, ख्याति कल्चरल हेड थी। बट हम लोगों ने मतलब करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च हुए, लेकिन एक वो बनाया हुआ था कि मुझे समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो जो टैलेंट मेरे पास है वो मैं समाज से पैसा नहीं चार्ज करूंगी। मुझे पूछा भी गया था कि आप इसका क्या चार्ज करोगे, जो अपन एक इवनिंग पूरा अपने को करना है। मैं कहा मैंने समाज से आज तक कभी चार्ज लिया ही नहीं, ये इवनिंग मैं मेरे तरफ से इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। तो ये सभी के लिए है कि आजकल लोग पैसा 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 पैसा, मतलब बिना आपको कुछ आ रहा नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हो। ऐसे भी हमारी ख्याति की भी स्टूडेंट है, ख्याति अपने स्टूडेंट्स को मौका देती है। तो ऐसे कई पेरेंट्स, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगी कि ख्याति की कोई स्टूडेंट है, वो उसको देती है, जब इंटरनेशनल क्लासेस ये लेती है तो ये चाहती है कि वो बच्चे ट्रेंड हो कि कैसे, तो वो उनको बताती है कि पहले का 5 से 6 मिनट तुम लोग लो, सब आते हैं उनको कैसे आप इंट्रोड्यूस करो, प्लेटफॉर्म दो उसके बाद में। तो इसने एक बच्ची को प्लेटफॉर्म दिया, 6 क्लासेस लेने के बाद में उसकी पेरेंट मेरे क्लास में आ गई कि आप इसको क्या चार्ज दोगे अपनी डॉटर के लिए। मीन्स जो आपकी जर्नी में देख रही हूँ, आपकी लव मैरिज थी, आप माहेश्वरी समाज में एंटर हुए, आपके इन लॉज ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, इनफैक्ट अभी तक आप बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन पूरे समाज ने आपको एक्सेप्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्या कभी इन लॉज ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लेकर कभी आपके मन में है? बहुत है, मेरे को दर्द होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ही बेटे हैं। जब मेरा हाउस वार्मिंग था आज से 6 साल पहले, तब हम लोग बहुत गए, ये लोग बच्चे लोग भी हमारे साथ में चले थे, हमने बहुत चाहा। हम तो आज भी चाहते हैं कि सब बच्चे हैं, गाड़ी, मेरा बेटा भी है तो इतना बड़ा हो गया, ये भी है, ख्याति ओन गाड़ी ड्राइव करती है, मैं ड्राइव करती हूँ, हस्बैंड ड्राइव करते हैं, बेटा ड्राइव करता है। आज पेरेंट्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो हम लोग हैं आपको सब केयर करने के लिए। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो आप उनके साथ में अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। बट अब पता नहीं, वो बोलते कि ग्रह दशाओं का खेल है, जो मैंने पिछले जन्म में कोई किया होगा, इसलिए मेरा बेटा मेरे साथ में नहीं। तकलीफ होती, मैं तो आज भी चाहती हूँ आए तो मोस्ट वेलकम है, बट अब नहीं है जो नहीं है। ख्याति, इतनी पॉजिटिविटी आप में और आपकी मदर में मैं देख रही हूँ, क्या कभी आपने अपनी मदर को डिप्रेस होते हुए देखा है? कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जो आप शेयर कर सकते हो कि हाँ, इस दिन मैंने माँ को रोते देखा है, या इस दिन मैंने माँ को ऐसे परेशान? बहुत फनी क्वेश्चन है, क्योंकि दिमाग में बहुत फनी आंसर आया है। सो लेट मी टेल, शी इज अ क्राई बेबी। ओके, अच्छा, वो मैं सिर्फ सीरियल देखते हुए होता है, मेरा पॉइंट ये है। अच्छा, मतलब सेलिब्रिटी भी रोती है। डेफिनेटली शी इज अ क्राई बेबी, आई एम टेलिंग यू। लाइक अगर ये किसी को रोते हुए देखेंगी तो ये रो जाएंगी, ये कोई सीरियल देखेगी तो ये रो जाएगी। अब जैसे इतनी वेडिंग्स करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे कोई विदाई का सीन आता है तो ये रो जाएंगी। अगर कोई पिता रो रहे हैं अपनी डॉटर के लिए तो ये रो जाएंगी। ऐसा वही करता है जिसका बिल्कुल प्योर हार्ट होता है, बिल्कुल, जो अंदर और बाहर एक होता है, जो रियल होता है।
दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। कैसे आपने कैसे इसको बैलेंस करके बिठाया कि बच्चों को भी उतने ही लेवल का आप टाइम दे रही हैं और अपने करियर को भी उतना ही आप टाइम दे रही हैं? इसका बैलेंस मैं सबके लिए ये बोलना चाहूंगी, आजकल के जो पेरेंट्स को मैंने देखा है वो बच्चों के लिए मतलब एक्स्ट्रा पागल होते हैं। मैं यही बात बोलूंगी, आई एग्री। एक्स्ट्रा पागल मतलब उनको पता नहीं चल रहा है कि बच्चा कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ उतर रहा है, वो क्या चीज हटा रहा है, वो क्या चीज रख रहा है। वो खाना नहीं खा रहा है तो माँ रोएगी, उसके पीछे पीछे भागेगी कि प्लीज डोंट डू दिस। हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया था हमारे साथ में। मुझे ऐसा पता था, मैं जहाँ तक जानती हूँ हम लोग शायद मैं 8-9 साल की होंगी, हमारे टाइम में ये पानी वानी की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। हम लोग जाकर के ना कुएं से पानी लेके आते थे, मैंने वो लाइफ भी मैंने जी है। अच्छा। कुएं से पानी लेकर के आते थे और वो बड़े बड़े घड़े उठा करके, तो हमारी मदर कभी ये नहीं बोलती थी कि थक गई। अब इनकी तो माओ को लगता है कि बेटा नीचे एक मतलब सीढ़ियां उतर के ऊपर आ गए तो भी वो बेटे को उठाती बेटा थक गया। ये वर्ड्स जो होते हैं ना कमजोर बनाते हैं, ओवर पैम्परिंग थिंग्स आजकल वो कमजोर बनाते हैं। मैं हमेशा इनको ऐसे रखती हूँ, मेरा विजन मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। ख्याति मेरे साथ में थी, मैंने इसको कभी फोर्स नहीं किया कि तुमको मेरे ही काम में आना है। yes. इसका अपना इंटरेस्ट था, क्योंकि जब मैं सिखाती थी तो ये खुद ही खड़ी होकर के सबको स्टेप्स बता देती थी। और ये इसके लिए तो बड़ा मतलब था कि जब 5 इयर्स की थी तब इसने 35 गिफ्ट्स जीते थे। अच्छा। मैं डांस कंपटीशन में लेकर के गई थी, इतनी छोटी सी ये थी जिसने इसने डांस किया था रंगीलो मारो ढोलना। तो जिसमें सबसे टफ स्टेप्स होता है वो वाला जो डबल करते हैं। अभी 5 इयर्स की बच्ची इतनी प्यारी, तो इसकी ड्रेस बनी थी और इतने उसको ज्वेलरी। और तब जोधपुर में कोई कंपटीशन जैसे नहीं हुआ करता था। कोई रेडियो स्टेशन के कोई डायरेक्टर थे, उनकी वाइफ बिंदु गोस्वामी करके एक बार आई थी। वो कुछ ही मतलब 2-3 साल के लिए आई थी, बट हाँ वो हर साल एक कंपटीशन लेकर के आती थी। और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो विनर है वो जितने उसके स्पॉन्सर्स हैं वो सारे गिफ्ट्स के जो है वो सब विनर को जाते हैं। आई रिमेम्बर बासमती राइस का यस। अगर उसने बासमती को, तो हमारे को 5 किलो बासमती का भी मिला, मुझे साबुन का पैकेट भी मिला, मुझे जग भी मिला, मुझे गिलासें भी मिली। मतलब 35 गिफ्ट्स में आप सोचो ना कितना हम लोग। और हमारे पास कार नहीं थी, हम उसको लेके कैसे आए। मतलब ये सारी चीजें थी। मैं उसके साथ साथ में ये भी देखती हूँ कि आप काफी सोशल वर्क भी करती रहती हैं, तो कुछ ऐसा मैसेज जो आप यूथ के लिए देना चाहती हैं? मैसेज यही देना चाहूंगी मैं, जैसा कि मम्मा ने सेम चीज बोली कि अगर आप कोई फ्री सर्विस कर सकते, इफ यू कैन हेल्प समवन फ्री, तो प्लीज डेफिनेटली डू दैट। बिकॉज मैंने देखा जैसे पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तब जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस लगती थी तो सारी मुझे ऑनलाइन करनी पड़ी वो। तो उस दौरान में काफी जो मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे दे कुडंट अफोर्ड द फी, तो बच्चे आने नहीं लगे 2-3 बच्चों को। फिर मैंने चला के मैसेज किया उनकी मदर्स को कि क्या आप क्यों नहीं क्यों नहीं आ रही हैं आपकी डॉटर्स। तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि अभी थोड़ा बहुत हिल गया है सब कुछ, तो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्लास नहीं अटेंड करवा पाएंगे। तो मैंने यही बोला कि आप मत पे करिए, बट आप क्लास उनको रेगुलर रखिए। दैट्स ग्रेट। तो मुझे लगता है ये आप अगर आप कर सकते हैं किसी के हेल्प, तो बिल्कुल करना चाहिए। हम भी करते हैं, काफी फ्री क्लासेस हमने भी ऑर्गेनाइज किए। और इससे एक चीज साफ है कि कुछ भी करो, लेकिन आपकी जिंदगी से सब कुछ छीना जा सकता है, आपका टैलेंट आपसे नहीं छीना जा सकता है। आपका टैलेंट आपको हमेशा जिंदा रखेगा। इवन आपकी मृत्यु होने के बाद में भी आपका नाम जिंदा रहता है, आपका काम जिंदा रहता है। टैलेंट से भी ज्यादा शौहरत तो आज आपके पास है, किसी और के पास चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी जिंदगी में प्यार क्या है? प्यार बहुत ही टेढ़ा सवाल है, बिकॉज आई यूज्ड टू बिलीव इन लव बट आई डोंट नाउ बिलीव इन लव। सो मेरे साथ थोड़ा ऐसा है, मतलब प्यार आज है कल नहीं है। प्यार का मतलब किस वे से, फैमिली वे से या देखिए आज मैंने यूथ से इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि आज के टाइम में यूथ प्यार को लेकर सिर्फ एक ही लाइन समझता है, या तो गर्लफ्रेंड बना लो या बॉयफ्रेंड बना लो, या उनके साथ में आपका रिलेशंस कैसा है, वो आपकी केयर कैसा कर रहा है, वो उसे प्यार मानते हैं। लेकिन प्यार माँ से भी होता है, पिता से भी होता है, हर रिश्ते में प्यार होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। बट आई थिंक जो एक्चुअल जो फॉर्म ऑफ लव है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली से ही आपको मिलेगा। सो दिस इज माय मैसेज टू ऑल द यूथ, ऑल द यंगस्टर्स,
that don't find love outside. Yes. Always find the Love. try to find love in your family, in your Yes. friends. Yes, yes, So ये yes, मैं yes. मैसेज देना Yes, चाहूंगी ये चीज मैं सबको। देखती भी हूँ कि आप लोग माँ बेटी नहीं, बिल्कुल एज ए फ्रेंड्स रहती हैं। मैंने कई पार्टीज में आप लोगों के साथ में टाइम शेयर किया है। मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं, और उन्हें कोई भी एंजॉय करना होता है वो या तो छुप कर एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स के साथ में बैठकर आप अपनी हर इच्छा और अपनी हर फन और हर एंटरटेनमेंट पूरा कर रहे हो, तो आई थिंक पेरेंट्स से बढ़कर आपका कोई Friend नहीं हो फ्रेंड सकता। नहीं हो सकता। पर इसके लिए मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को भी उतना ही Yes. अंडरस्टैंडिंग Equal और एक responsibility ट्रस्ट होती है। बनाना पड़ेगा अपने Yes. बच्चे के सामने। आज लाइक मम्मा ने मुझे इतना कंफर्टेबल किया है कंफर्ट जोन दिया है तब मैं आपको उनसे पेरेंट्स A to Z बातें सारी शेयर कर सकती, लाइक अबाउट माय रिलेशनशिप्स, अबाउट माय फेलियर्स, अबाउट माय सक्सेस, व्हाट आई एम फीलिंग, लाइक शी नोज A to Z एवरीथिंग, बिकॉज़ मींस आज मुझे के वो टाइम दिया में है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी ख्याति चाजू बने, तो उस केस में पेरेंट्स को एक कंफर्ट जोन अपने बच्चों को देना होगा। डेफिनेटली पेरेंट्स को देना भी पड़ेगा। वो एक क्रिएट करना पड़ेगा कि वो आपके साथ Yes. बैठे, आपके साथ मजे करें, आपके साथ फन करें। सो बिल्कुल 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 सही है। वैसे ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी, ज्यादा प्यार किससे है, पापा या मम्मी से? टफ क्वेश्चन है ये तो, टफ क्वेश्चन। दोनों मेरी एक एक आंख है, अब देख लीजिए। That's great. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। फिर भी जब ख्याति को रोना होता है तो वो किसके पास जाती है? डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक पे रो रही हूँ मैं। ख्याति रोती भी है? डेफिनेटली बहुत रेयर, बहुत rare होती मुझे है। रोना बहुत रेयर हाँ, आता है, मुझे okay. इतना इजीली कोई रुला नहीं सकता। ख्याति को गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा बहुत आता है। आई गेट एंग्री वेरी इजीली। फिर वो सिर्फ मेरे पे ही मतलब उसमें वो जहाँ कंफर्ट जोन होता है ना, वहीं पे आपका निकलता है। ये कभी नहीं, इसकी Yes. एक क्वालिटी है, ये जितना भी भव करेगी ना वो सिर्फ मेरे जैसे। कई बार से हम लोग अभी इतने इतने संगीत ऑर्गेनाइज करते हैं, इतनी वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको कहीं पर भी ये कभी किसी को रिवर्ट आंसर नहीं कर पाती है। जो मैं इसको बोलती हूँ, मैं इसको ये मुझे बोलती मम्मा मुझे आपकी तरह बनना है, आप है ना कहीं से सुन के नहीं आते हो, आप हाथों हाथ वापस प्रश्न जवाब हाथ दे में देते दे के हो। आते हो। ये चीज मेरे अंदर नहीं है। लाइक आई कांट आर्ग्यू, मुझे ऐसा लगता ये है। आर्ग्यू नहीं कर सकती, लेकिन Right. मैं हूँ ऐसे, हालांकि मेरे साथ बहुत कम चांसेस होते हैं, लोग मेरी आंख से या मेरी पर्सनालिटी से ही इतना मतलब डरते हैं कि मेरे आगे कोई एक क्वेश्चन रखते हुए, हो सकता है शायद मेरे असिस्टेंट को बोल दे, हो सकता है शायद ख्याति को बोल दे यार ऐसा, लेकिन जब मैं सामने आऊंगी तो वो एकदम कूल बिहेव करेंगे। तो मैंने एक और चीज देखी है, जब आप लोग प्रोफेशनली साथ में काम करते हैं तब आप माँ कहकर नहीं बुलाती हैं, आई थिंक सो, है ना? तो उसका राज क्या है? उसका राज सिर्फ यही है क्योंकि ऐसा बहुत बार हो रखा है, जब हम कहीं इवेंट में होते हैं तो whenever I say मम्मा, she never listen. She never listen to me. When I say कंचन जी, फटाफट से देख लेंगी। तो उस दिन से मैंने गांठ बांध ली है कि या तो इनको कंचन मैम या तो कंचन जी करके बुलाएं तो ये सुन लेंगे। बिकॉज ऐसा होता है ना, मम्मी सुनेंगी तो लोगों को लगेगा पता नहीं कौन सी मम्मी कौन बुला रहा है। वैसे आपने ये फन में एक चीज क्रिएट कर ली, लेकिन ये सच्चाई है। अगर प्रोफेशनली आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको उनके साथ में प्रोफेशनल रिलेशन बनाने होते हैं। एट दैट टाइम यू आर नॉट मदर एंड डॉटर। एग्जैक्टली। बहुत सारे तो बहुत अच्छी लाइक लगती दिस है हैपेंस विद लाइक विद माय हाँ। फादर आल्सो। मैं पापा के साथ भी जब कहीं पे होते हैं हम लोग किसी साइड पे तो मैं सर ही बुलाती हूँ Yes, उसको। in fact, me also. I am working with my husband. We both are working in same company. I'm telling her, sir, हाँ, and Raja साहब. That's it. वो अपने आप वैसा ही निकलता है क्योंकि वो प्रोफेशनल वाइफ होती है जब हम वर्क करते हैं तब। Yes, correct. तो मम्मी पापा बोलते हुए बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है कि घर में ही काम कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट्स गुड टू से बाय नेम और सर। ये जो पूरी फैमिली एक ही कंपनी में लग गई है, तो ये कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि हम सब एक साथ में एक ही फैमिली बिजनेस में लग गए हैं और अब घर एक बिजनेस बन गया है और एक परिवार कम रह गया है? या कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ के ऊपर हावी हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। लाइक अगर कोई हमें घर में देख ले चारों को तो कोई बिलीव ही ना करेगी, मतलब हम प्रोफेशनली भी इतना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और जब हम वैसे घर पे होते यूजुअली हैं ऐसा हो जाता है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करती हैं? होता ही नहीं है एक्चुअली में। सबको दिखने में लगता है कि हम सबका काम एक है, लेकिन हम सबका काम एक नहीं है।
मेरे हस्बैंड सुरेश राजू का जो काम है वो टोटली अलग है। वो ही इज अ वेडिंग प्लानर। वो एक पूरी वेडिंग को प्लान करते हैं, वो कॉर्पोरेट इवेंट्स का प्लान करते हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का हम पूरे इंडिया को हम हैंडल करते हैं। जैसे जेके टायर्स है, जेके टायर्स का जो ये मतलब टायर विंग्स है, ट्रक टायर विंग्स है, उसका इंडिया की कितनी कॉन्फ्रेंसेस है जो मेरी कंपनी हैंडल करती है। जैसे मर्सिडीज है, ओडी है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका प्लान करने का वो है, वो पूरा प्लान करना, उनका स्टाफ, उनका जो है, जैसे मैं मेरे हस्बैंड के इवेंट में नहीं होती हूँ। अच्छा, मैं नहीं, हम और ख्याति नहीं होते हैं। ओके। उनका इवेंट का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे और ख्याति का जो है, हम लोग एंटरटेनर है। बस ये एक लक बाय चांस ऐसा हो गया कि हम लोग मतलब लकीली इन हाउस ही हम लोग सब एक साथ में एसोसिएट हो गए। जैसे मैं कोरियोग्राफर थी, अभी मैं वेडिंग प्लानिंग में आ गई हूँ। अभी मैं मतलब एक बहुत बढ़िया करियर इंस्टीट्यूट लेकर के आ रही हूँ, तब मैं उसमें भी शिफ्ट हो जाऊंगी। कहते हैं ना कि विंग्स, जब आपकी सारी चीजें एक लेवल पे आकर के सेटल होती है तो उसके बाद में अगर आप अपने विंग्स फैलाओ तो फैला सकते हो। तो मैंने भी ये किया, मुझे लगा कि ये बिजनेस तो ख्याति भी हैंडल करिए, ये भी हैंडल करें, आई एम टोटली फ्री। तो एक मेरा ड्रीम था, तो मैंने एक विंग और ओपन करने का सोच लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि घर में, हाँ, और अगर किसी का ऐसा प्रोफेशन है तो मैं हम लोगों को ये जरूर एडवाइस करना चाहूंगी, घर टाइम, होम टाइम, पूरा होम टाइम जो सिर्फ मस्ती के लिए, खाने पीने के लिए है, मस्ती भी फुल करते फुल हैं। मस्ती। और उसी के साथ साथ में आपकी जो सबसे बड़ी खासियत मैंने देखी है, आप कितनी ऊपर उड़ान भर चुके हो, लेकिन जो जोधपुर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है गणगौर फंक्शन। और अगर जोधपुर में गणगौर फंक्शन को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने का अगर मैं किसी का नाम लूं तो वो आप हैं। और आपके साथ साथ में शी इज ऑल्सो एंजॉइंग इट। गवर जो गणगौर को पूजा करना, उसमें डांस करना, मतलब पूरा दिल से आप रेस्पेक्ट के साथ में इस पूरी चीज को करते हैं। I literally wait for Gangor festival every year. वो यूथ को पता नहीं होगा तो वो भी देखो, लोगों को लगता है कि बहुत वेस्टर्नाइज है ख्याति इंडियन भी है, ख्याति वेस्टर्नाइज भी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ख्याति बिना शिव जी की पूजा किए खाना नहीं खाती है। वो एवरी डे स्नान करके सबसे पहले वो मंदिर जाती है, चंदन के उससे वो भगवान का पूरा मतलब पूजा वो करके अभिषेक करके आके फिर खाना खाती है। तो इसके अंदर वो चीज भी, ये चीज मैंने नहीं दी है इसको। अच्छा। क्योंकि मेरे में ना भगवान भक्ति का बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे लाइफ के कुछ फंडे अलग है। मुझे लगता है किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का खाओ मत, अगर हो सके तो मदद करो। और मैं एक मंगलवार को पंचों का बालाजी का मेरा नियम है, मैं घर पे टिंकोड़ा भी नहीं हिलाती, ये सब काम मेरे पति देव करते हैं। पापा इज, आई थिंक पापा से आया मुझे ये। हाँ, सबसे बड़ी पूजा तो काम है। हाँ, तो मेरे को ना ये सब चीजें मुझसे नहीं होती है, वो काम मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। और अब इसका यही था कि जैसे हम तो बोलते हैं रानू माचर मेरी, जो हम लोग गणगौर साथ पूछते हैं, तो हम लोग तो बहुत हंसते हैं और हम लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम में ये लुफ्त हो जाएगा, जोधपुर की ठकराने तूर में ही बनेंगे जो बच्चों को बिठा के गणगौर पूजाएंगे। मैंने कहा अब नेक्स्ट में ख्याति, उसकी वाणी को भी सब आता है क्योंकि इतनी छोटी है, वो भी सब देखती। कहते हैं ना कि घर में जैसा माहौल रखोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। घर का माहौल जैसा रहता है बच्चे वैसे ही होते हैं। आप अगर घर में हंसी मजाक वाला माहौल है, अगर आप बच्चों को सारे टाइम अगर आप डांटोगे, बच्चों से एक्सपेक्टेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों से एक्सपेक्टेशन करोगे, वो बच्चे कहीं न कहीं अंदर से हिलते हैं। उनको डर होता है कि मम्मा डांटेगी, पापा डांटेंगे। इस तरह का माहौल घर में नहीं बनाए, कोई भी पेरेंट्स नहीं बनाए। बच्चों को इजीली छोड़े। हाँ, बच्चों से भी है कि वो पेरेंट्स का ट्रस्ट ना तोड़े। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एक क्वेश्चन आपसे ख्याति, गरीबी को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? गरीबी को मिटाने के लिए वैसे मतलब जनरली सब लोग जो आम आदमी है उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, कि हम पैसा कैसे कमाए, हम हमारी गरीबी को कैसे मिटाए। तो उसके लिए कुछ मैसेज है आपके पास में? आई थिंक गरीबी को मिटाने का आंसर तो नहीं होगा, बट हाँ, अगर कोई फैमिली पैसा कमाना चाहती है तो आई थिंक हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। आई फील हार्ड वर्क करिए, एंड कुछ टाइम के लिए नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी जॉब में, देन डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाएंगे तो गरीबी कम होगी। सो दैट्स ऑल आई कैन से। बिल्कुल, वेरी मतलब बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है,
आज तुम्हारे यहाँ से छोड़ा कहीं और गए, कहीं से और छोड़ा कहीं से और गए। ऐसे लोग कहीं स्टेबल नहीं हो सकते हैं। उनके पास में कहीं, जैसे मैं मेरी काम वाली जो मेरे यहाँ पे जो मेरी कुक है, मैं उससे भी चीज बोलती हूँ, वो शायद मेरे पास 6 साल से है, तो वो मैं उसके आसपास के घरों के अंदर आके लोग चले जाते हैं। अभी एक काम वाली बाई, उसने बोला मुझे वापस से काम दे दो, तो मैं कहा गए क्यों, मेरे पास नहीं थी, मेरी फ्रेंड के साथ, मैं कहा गए क्यों, वहां ज्यादा दे रहा था। हाँ, मतलब चंद पैसों के लिए वो रिश्ते खत्म कर देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रातों रात पैसा कैसे कमाएगा, हाँ, तो उस चक्कर में आजकल के लोग डोंट वांट टू स्ट्रगल, तो फिर आप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आप नहीं टिक पाएंगे कहीं पे। और एक बात बताओ, काम करने में शर्म मत करो तो गरीबी रहेगी नहीं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम सही या गलत होता है। हमें ये चूज करना है कि वो काम सही है, बस, चाहे वो कितना ही छोटा काम हो, चाहे वो कितना ही छोटा। अब अपना ड्रीम में थी ना, मैंने जब डांस शुरू किया था, हाँ। मेरा ड्रीम भी नहीं था कि शायद मैं कोरियोग्राफर बनूंगी, मैं तो डॉक्टर बन के, मैं तो आपने उस आई थिंक उस जमाने में जहाँ लोगों की ये सोच होती थी कि आ तो नचावे। यस तो मेरे फादर मेरे फादर को इतना दुख था जब उनको पता चला कि मैं डांस सिखाने, मतलब वो लिटरली, मैंने उनकी आंखों में आंसू देख के मैं गई, तो बोले उनको तो मारवाड़ी कहते बाणियारी छोरी है, तने पढ़े लिखो है तो वो नचोड़ो काम कहीं करे। ये बिल्कुल ये मेरे फादर के वर्ड्स थे। ये मैंने भी फेस किया है कि इतनी डिग्रीज हासिल करने के बाद मैं नाया और काम कर हाँ। मैंने ये वर्ड्स मुझे हर्ट हुए हैं, हाँ। लेकिन कभी उसको नेगेटिव नहीं लिया। फिर मेरे फादर की डेथ से पहले उनको एक सेटिस्फेक्शन हो गया था, क्योंकि बाईकास्ट में अग्रवाल माहेश्वरी में गई, तो अग्रवाल माहेश्वरी 2 फैमिली में मैं अग्रवाल थी, तब भी अपना अच्छा नाम समाज में रखती थी। माहेश्वरी में सुरेश अच्छा नाम रखते थे, तो हमें बहुत काम मिलने लगा। और जब आप काम के साथ में मतलब ऑनेस्टी डालते हो, आप वहाँ पे अपना फेथ डालते हो, ऐसा लगता है कि अब तो अगर तो जैसे तुम्हारी घर में तुम्हारी शादी है, मुझे ऐसा लगेगा कि ये मतलब मेरी डॉटर की शादी है, हम वैसा करके काम करते हैं। तब लोगों को लगता है कि मतलब वो फोन पे बुलाते हैं कि डेट लिख लेना, उनको हमारे को आकर के उनको मुझे प्रेजेंटेशन देने की नीड नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि रिलेशंस आपके उनके साथ में वैसे ऐसे ही मैंने हजारों शादियां मैंने घनश्याम जी ओझा को नचाया हुआ है। घनश्याम जी ओझा की फैमिली के जितने भी काम थे सब काम मैंने किए हैं। मतलब ऐसा मुझे लगता है कौन सा घर है जहाँ पे मैंने काम नहीं किया हुआ है। मेरे टाइम में जब मैं कोरियोग्राफर थी, कोई फीमेल कोरियोग्राफर नहीं थे, कोई मेल कोरियोग्राफर्स नहीं थे, और जब मेल एक आधा कोरियोग्राफर आया तो भी फैमिली वाले प्रिफर नहीं करते थे कि फीमेल के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल है, मेल को घर में कैसे लाएं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका वो गलत फायदा उठाते हैं, वो या तो भाग जाते हैं या नाम बदनाम कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स संपूर्ण आज़ादी देते हैं अपने बच्चों को, और कुछ बच्चे होते हैं जो कभी कभी आज़ादी का गलत फायदा उठा देते हैं। आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं? आप अपने बच्चों को बैलेंस। सबसे पहले तो बचपन से ही आप बच्चों के अंदर ये आदत डालो हर बात सुनने की उनकी। आप कहते हो ना कि ख्याति को कैसे बनाया, सबसे पहले मैं टीचर थी सेंट्रल एकेडमी में, ख्याति ने एडमिशन लिया सेंट्रल एकेडमी में। हमारी जूनियर और सीनियर ब्रांच अलग अलग हुआ करती थी। ये जैसे ही जूनियर से टीचर्स के बच्चे बस में बैठ के सीनियर ब्रांच आते थे, ये आते, इसको मेरी क्लास पता थी, ये सीधा दौड़ के मेरी डांस क्लास मेरी क्लास में आती थी। वहां आते ही, क्योंकि टीचर्स को 20 मिनट बाद में स्कूल से जाना होता था, तो मैं फ्री बैठी हुई होती थी। ये जो आते ही मेरा आदत क्या था, इसका बैग उतारा, वहीं पे तो इसका होमवर्क चेक कर लिया, वहीं पे इसको पहले बैठा के क्या क्या किया स्कूल में, तुमने ये किया, अच्छा ठीक है। मतलब मुझे वही स्कूल में 20 मिनट में मुझे इसका स्कूल का हिस्ट्री पूरा पता होता था। ये आदत इसको, मेरे दोनों ही बच्चों को काउंसलिंग, दिस काइंड ऑफ काउंसलिंग, वो आदत ऐसी पड़ी कि उसके बाद में जैसे मैंने सेंट्रल एकेडमी जब मेरा बहुत अच्छा काम चलने लगा तो मैंने स्कूल ड्रॉप किया, इसको मैंने राजमाता में शिफ्ट कर दिया। तो ये जब राजमाता से 6th में थी तब मैंने इसको राजमाता शिफ्ट कर दिया था। 6 से 12 तक का इसका सफर राजमाता करा। वो चीज में जब ये राजमाता में थी तब मेरा डांस इंस्टीट्यूट ओपन हो चुका था, बी रोड वाला। ये आकर के इसकी आदत क्या थी,
आते ही, तब बच्चों के पास फोन तो नहीं हुआ करते थे, ये लैंडलाइन Landline से से call करती मुझे थी। सीधा क्लास में इसका कॉल आता था, मम्मा Wow. आज ऐसे हो, आज ऐसे आज हो, अरे वाह। मीन्स आप अपने बच्चे को एक गुड आंसरेबल, गुड लिसनर एंड गुड रिस्पॉन्सिबल, ये 3 चीजें अगर आप उसे बना दो तो वो कभी भी आपकी आजादी का गलत फायदा नहीं उठाएगा। वो आपको अगर वो गलत जा भी रहा है पता ना चल जाएगा आपको। तो पता भी चल जाएगा, वो आपको बताए बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि Yes. बचपन से जो एक आदत आपके अंदर डेवलप हो गई है कि मम्मा को तो हर चीज बतानी है। और जहाँ गलत है वहाँ टोकना जरूरी है। बिल्कुल, मेरी तो इससे गजब लड़ाई भी होती है। हाँ, लोगों we fight a lot, ऐसा नहीं अच्छा। है। Like कहीं पे she is very strict, कहीं पे she is very, I think the balance Balance. मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ। मतलब आप लोगों में भी वैचारिक मतभेद होते हैं। Definitely. मेरे घर में आज भी अलाउड नहीं है कि ये 10 बजे के बाद बाहर से कहीं, मतलब यारों दोस्तों के साथ में घूम कर के ये आए, ये मेरे घर में अलाउड नहीं That's है। great. यस, ना मैं अलाउ करती हूँ। वंस वाइल कभी कभार ग्रुप के अंदर ये जाए, इसका 10 बजे के बाद में इसकी धड़कनें तेज होना शुरू हो जाती है। ये उसके पहले 4 बार फोन अपने पापा को करेगी, Means मुझे आजादी करेगी। के साथ साथ में एक लक्ष्मण रेखा खींचनी भी वो जरूरी भी, है, एक balance बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में है तो हम सुबह 4 बजे सब साथ में आते हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं, पार्टी दिक्कत एंजॉय नहीं। करो। लेकिन Means when you are at the profession then कोई दिक्कत नहीं है, you can, but when you are with your friends या फिर कुछ एंजॉय, उसका limitation है। लिमिटेशन बिल्कुल limitation है। ये मुझे बहुत बोलती है, बच्चा है, यूथ है, ऑफ कोर्स इसका मेरा मन सोचने होता का है। जो नजरिया है बहुत जगह पे हम लोग बहुत Generation- डिफरेंट होता है, Yes, जनरेशन yes. गैप होता है, तो हम लोग बहुत जगह अलग। मम्मा हमारे घर में, मम्मा ये भी तो जा रही है, मम्मा वो भी तो जा रही है। मेरे हस्बैंड एक ही कहते हैं, मुझे मेरे घर में किसी का एग्जाम्पल चाहिए ही नहीं। तो बस ये कि इनकी संस्कार बोल दूं या मैं लकी बोल दूं कि ये मेरे से बहुत आर्ग्यू नहीं करते, या वो जो घर में तूफान मचाना, मुझे ये ऐसा सब लगता है कि जो आपने बचपन से इसको सिर्फ आजादी नहीं, उसके साथ साथ में उसे गुड लिसनर, गुड रिस्पॉन्सिबल एंड गुड आंसरेबल, आजादी के साथ में ये 3 चीजें आपने उसको सिखाई है, ये वही चीज आपको वापस रिवर्ट कर रही है। बहुत सारे फोन ख्याति के पास भी आते हैं कि ना आप मेरी डॉटर को ख्याति जैसा बनना है, ख्याति बताओ ना कैसे बनाए। मेरे पास कितने कॉल आते हैं कि आपने ख्याति को कैसे ऐसे बनाया यार। इवन रानू माचर वो कितनी बार मैसेज लिखती है, यार मेरी छोरी को ख्याति जैसा बना दो। मैंने कहा ख्याति जैसा, मैंने कहा मुझे तो खुद को ही नहीं पता चला। आई थिंक कि- लोगों को अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना चाहिए Actually. और उससे उसको पूरा ग्रूम करना चाहिए। और आई थिंक बाहर अगर प्यार लुटाना है तो पहले खुद को पहचानना होगा, खुद से प्यार करना होगा, फिर आप बाहर तो मैं बोलूंगी प्यार मिलता ही नहीं है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाहर प्यार नहीं मिलता है, बाहर सिर्फ फेकनेस है। क्योंकि मैंने मतलब मुझे कहने में मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं बता दूं, जब दिवाली या होली होती है मेरे घर पे 80-80, 90-90 पैकेट्स जो है वो मिठाइयों के रिंग के आते हैं। तो आप सोचो मेरा रिलेशन जो है वो कितना स्ट्रांग होगा Strong है। कि इतने सारे आते हैं, लेकिन मेरा घर तक आने जाने का जो रिलेशन है वो मुश्किल से 2 या 3 फैमिली के साथ में है। क्योंकि ये चीज मैंने बहुत डीप फील किया है। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत इमोशनल हूँ, मतलब हर चीज में। एक तो लाइफ में फ्री काम करना, सिमिलरिटी है। आज मैंने स्टोरी सुनी है, वाकई में बहुत सिमिलरिटी है। फ्री मैं काम बहुत जल्दी करना रो बंद। जाती हूँ। फ्री काम करना बंद। जहाँ फ्री काम Yes. करते हैं वहाँ आपका वैल्यू नहीं होता। Yes. ये चीज मैंने बहुत करीबी से फील किया है। Feel किया। क्योंकि मैं जिस समाज से बिलोंग करती थी उसमें लोगों को तुम्हारे मेरे काम में क्या लगता है, इनका क्या गया, आपका क्या गया, यस, आपका क्या गया। आपका क्या गया? अरे आप डॉक्टर के पास जाते हो, उनका क्या जाता है। ये तो उनका क्या सर्विस जाता है? इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री में Service सारा industry आपका में जो सब है कुछ हमारी सर्विस ही तो है, उसको आपको पे बिल्कुल। करना पड़ेगा। मैंने 1000 लोगों को रिलेशन के चक्कर में तुम्हारी तरह नहीं रहने दीजिए, नहीं रहने दीजिए, डोंट डू दिस। मतलब जो हो सकता है आप मैंने अभी भी मैं ऐसा करती हूँ। हो सकता है मैं किसी से 50,000 लेने वाले काम का मैं 45 कर दूं, Yes. लेकिन लेते जरूर। मैंने अभी जो टाइम चला वो मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल के बच्चों का टाइम चला जिसमें सबकी शादियां होनी है। मैंने 4-5 शादियां जो है मतलब विदाउट सिंगल पेनी मैंने उनकी शादियां की। यार बेस्ट फ्रेंड से पैसा कैसे ले सकते हैं, हाँ, होता है, बिल्कुल दिमाग में, मन में आता है। मन में आता है कि यार हाँ। बेस्ट फ्रेंड से अपन पैसा। Yes. फिर पता चलता है कि यार वो तो कहीं चूक ही नहीं रहे, हम क्यों बेवकूफ बन हम रहे क्यों हैं। बेवकूफ? आज मेरी ख्याति की शादी में क्या वो 50,000 लगाएंगे हम्म। या वो क्या ऐसा करेंगे। तो मतलब Yes. मुझे लगा कि मेरा प्रोफेशन, मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया कि तुम पागल हो क्या, तुम इतना इतना मेहनत करते हो, तुम ये क्यों फ्री दे रहे हो। हम्म। फिर से मुझे जब कहीं एक जगह बचीड़ खाया तो पता चला कि हाँ यार फ्री काम नहीं करना। फ्री काम नहीं
अब से हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड सुरेश ने, हम दोनों ने क्रॉस लगा लिया, चाहे वेडिंग प्लानिंग हो चाहे हम लोगों का काम हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करेंगे। अभी मैंने पिछले वाले जब कोरोना नहीं आया था उससे पहले मैंने करीब 50 वेडिंग्स की होगी, उसमें से शायद मैंने 6 या 7 वेडिंग्स जो है मतलब हमारी बेस्ट फ्रेंड सर्कल की किया है, बट मैंने सबसे चार्ज लिया, बोल के लिया इतना चार्ज मार्केट से लेती हूँ, आप इतना कम कर दो, आपकी इच्छा हो तो कराओ, नहीं तो आप मार्केट से कराओ। बिल्कुल सही है। तो उसमें रिलेशंस भी बहुत अच्छे, वो भी सेटिस्फाइड, मैं भी सेटिस्फाइड, मुझे भी लगता है कि हाँ। लेकिन आपकी जैसी पर्सनालिटी को ऐसा बनने में बहुत टाइम लगा होगा। यस, क्योंकि आप तो तभी तो मैं एक्सपीरियंस बांटती हूँ, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए जहाँ रिलेशंस की बात हो जाती है, मैं नहीं चार्ज कर पाती। नहीं, ये गलती मत करो। Everybody is telling me कि No, please don't do this. I'm trying to getting these things No. settled, but होता है कभी कभी, और बहुत मुश्किल होता है यहाँ तक पहुँचने के यहाँ लिए। मैं ऑफ कोर्स तुम्हारी तरह हम भी आज बहुत उसमें, मैं तो उसमें ये कहूंगी बेवकूफी है, ये हमने बेवकूफी बने, बट आप ऐसा बेवकूफी ना Yes, करें। yes, yes. आप मीन्स आपने अपनी लाइफ के 2 पहलू रखे हैं कि मीन्स अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से समाज yes, सेवा कीजिए, हम करें ना, लेकिन अगर आप प्रोफेशन और बिजनेस लेकर बैठे हैं तो बिजनेस कीजिए, बिजनेस वहाँ कीजिए। समाज सेवा नहीं। वहाँ समाज सेवा नहीं, समाज सेवा वहाँ पे हर जगह का हमें करना है कि लोगों को लगता है कोई शो हो गया गीतांजलि, अब गीतांजलि, क्योंकि अब गीतांजलि का नाम लोग जानते हैं। Yes. हमें वहाँ पे 4 मेकअप 10 मेकअप फ्री करने से, वो एक पोस्टर लगाने से तुम्हारे नाम के या धंधे में, बिजनेस में कोई बहुत ऊंचा नीचा फर्क Yes. नहीं आने वाला है। तो Correct. अगर आपको है भाई मेरी इतनी कॉस्ट लगेगी, ये तो आपको देनी पड़ेगी। Right. जब आप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लोग शोज में खर्च कर Shows में देते हैं, खर्च कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको पेमेंट देने की बात एंकरिंग आती की है, बात आती है, जहाँ एंकरिंग की बात आती है, जहाँ आपको पेमेंट देने आपका की क्या बात है, आती आपने 2 है, घंटा बोला ही तो 2 है, घंटे बस बोला बोला ही ही है। तो है माइक पे, That क्या is गया your आपका? talent, that is Yes. your profession. अगर हम- वो प्रोफेशन नहीं हो तो फिर भी हम सोचे, पर दैट इज योर प्रोफेशन। प्रोफेशन। तो ऐसे में लोग आकर के बोल देते हैं आपका क्या गया, आप तो अपन सोचते हैं चलो यार और उनको लगता है हमने तो आपको बहुत बड़ा नाम दिया है ना, अरे नाम की नीड नहीं है, नीड नहीं है, नाम की नीड नहीं, अब आपको भी नाम की नीड नहीं है। Yes. तो ये सब फ्री वाले में हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ मुस्कुरा करके। Thank you for the suggestion and really I'm trying this. हाँ, नो डोंट डू। मैं तुम्हारे पास आई, तुमने मुझे भी शायद ये कर नहीं दी थी, आपसे नहीं लेना, पर मैंने कहा नहीं, मैं जब मैंने स्मूथिंग कराया मैं बोल के गई, You paid. मैंने कहा नहीं आई पेड, क्योंकि उस चीज का फील मुझे पता है Yes. कि क्यों नहीं पे करना है हमें। Yes, that I also realize कि something should be charged in the profession. Yes. Even when पहले ऐसा था कि जब मैं शूट कराती थी, models were coming and we were doing on the collaboration basis. But nowadays, what we are doing, we are paying something amount to the models. Either whatever will be our budget, 500,000, 5,000, whatever. But तू ले भाई, ये तेरा रिस्पेक्ट है ना। और उनको भी हम यही बोलते हैं कि चाहे तुम एक शगुन रुपये रखो, बट रखो, बिकॉज ये रिस्पेक्ट है हमारे काम का। अपने काम की वैल्यू ये मैंने भी सीखा है। और ये फ्यूचर का, I started this. यस डेफिनेटली, ये आप बना लो। आप मुझे बोलते हो कि आपने मेरे को आइडियल माना है, आप मुझे बहुत सारे Yes. से फॉलो करते आ रहे हैं, तो सीरियसली ये आई थिंक पूरी दुनिया को नहीं पता है, और आपको भी शायद अब पता अभी पता चला होगा। जब आपने मैसेज किया, बिकॉज आपके और मेरे बीच में कुछ ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनके मैरिजेस में मैंने आपको सुनते देखा है माइक पे, आपको भी शायद अब पता चला होगा। मेरी न्यू मैरिज हुई थी एंड आई थिंक 1 ईयर भी अब हुआ होगा उस वक्त जब मैं फर्स्ट टाइम आपको मैंने देखा था माइक पे बोलते हुए। मनीष भैया जो उनके फैमिली में, यस, तो वहां से मैंने आपको अपना आइडियल लेके चला था कि यस शी, मतलब उनमें कुछ ऐसी चीज है जो मैं मेरे अंदर वो तड़प देख रही हूँ, लाइक आगे बढ़ने की तड़प, कुछ कर गुजरने की तड़प, वो तड़प मैंने उसमें आपने देखी, और मुझे ऐसा लगा कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। देखो इसमें तो अपन दोनों में एक चीज कॉमन है, मेरे हस्बैंड भी मेरे बैक में ऐसे होते हैं, yes. और आपके भी हस्बैंड को मैंने हमेशा देखा बिल्कुल। कि वो आपके ऐसे होते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे उन लोगों का सपोर्ट होता है ना, वहाँ पे एक तो ये टेंशन करने की जरूरत करने नहीं। की जैसे पहले सुरेश को, कंचन जी तो रात को 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, अरे यार मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने आता है, आपको कहाँ दिक्कत है? तो एक तो इस रोग में कि मतलब लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे यार। छोड़ दो, अपना जो वे है उस पे चलते जाओ। ईश्वर अपना वही लोग आगे मिलके आपको ऐसे ऐसे करेंगे। यस, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने।
तो ये कई लोग यहीं इसीलिए बैठ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये सुनकर, ये सोचकर वो अपनी चीजों पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल सही है आपने। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों में भी कई बार इतना बड़ा काम आप लोग करते हैं, स्ट्रेस होता है, उदासी होती है, फेलियर्स मिलते हैं, लेकिन जब उदास होते हैं तो कैसे अपने माइंड को आप शांत करती हैं? मैं ये दोनों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि दोनों के अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है कि आप गाने सुनते हो सकता है कि आप डांस करते हो। मैं तो थकती नहीं हूँ। वेरी ट्रू, मैं नहीं थकती। वो क्या को पता है, मैं नहीं थकती। टचवुड नजर ना लगे, मैं नहीं थकती हूँ। मैं काम में इतना फ्रेश रहती हूँ। और जैसे एक बार एक डॉक्टर है, उन्होंने बोला था कि यार आपका तो काम ही ऐसा कि ना, आपको तो मतलब रात को शायद हम लोग 10 बजे मिले थे, तो मैंने कहा कि आप तो जब 10 बजे भी मिले तो मुस्कुरा रहे हो। तो बोले कि बोले आपका काम तो ऐसा है ना कि जो भी आएगा अपनी हैप्पीनेस आपके पास लेकर के आता है। मैंने देखा है, एनी टाइम आप बिंदास रहती हैं, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। यस। तो उन्होंने बोला कि, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं रहते? बोले हम क्या करें, सुबह सुबह पहला फोन आता है, डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा है बहुत तेज। हमारी तो शुरुआत ही उसी से होती है कि, और हमारा काम ही सेलिब्रेशन वाला है। हमारा काम भी सेलिब्रेशन वाला है इसलिए। और एक बात बताऊं, चाहे काम हमारा है चाहे तुम्हारा है, जहाँ पे मतलब फन, आपको काम को फन लेके करो। यस, अगर ये पॉइंट बहुत फन लेके काम करोगे तो आपके अंदर है ना वो झिझक, वो इरिटेशन, वो ये कब जाएगा, आपको थकान महसूस ही नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा कि आप अगर अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, अपने काम को जिंदगी बना दिया आपने। सच बताऊं तो आपको कोई मतलब नहीं है कि आपसे कौन प्यार करता है, इससे कौन प्यार नहीं करता है। मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पास के वेडिंग प्लानर क्या कर रहा है या कोरियोग्राफर क्या, उसके पास कितना काम है, मेरे पास कितना काम नहीं है। मुझे ये पता है कि जितना मुझे चाहिए उतना काम मेरे पास है। और मैं एवरीडे क्लास के अंदर अपन रोज नए लोगों से मिलते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी वैसे ही चार्मिंग होनी है, क्योंकि हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम शक्ल और बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि इनके मन में चल क्या रहा है, ये सोच क्या रहे हैं। तो ये सब अब एक्सपीरियंस वाली चीज है कि आपको इतना, जब आप अपना इतना एक में डालते हो तो ये सब चीजें तो आपको बाय एक्सपीरियंस आ ही जाती है। मेरा थोड़ा अलग है, जब मैं कभी ऐसे सैड या डिप्रेस ये हो जाती है, फील करती हूँ, तो आई टेक अ ब्रेक, आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इसको लगता मैं है, ये सबको कहना चाहूंगी, अगर कभी ऐसा होता है कि यू नो यू फीलिंग नॉट फीलिंग गुड, आपको काम करने का मन नहीं है, होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी कैन नॉट बी 24/7 एक्टिव लाइक सम पीपल। सो दैट इन दोस केसेस यू कैन टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट देन मेक श्योर कि आफ्टर दैट ब्रेक यू कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, मेरा ये वो चीज होगी कि शेर को छलांग लगाना है तो एक कदम थोड़ा सा लेकर मैं सबको ऐसे आउट कर देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। और ये काम के अंदर वहाँ पे हो जाती है कि एक और टैलेंट है, वो है आपकी सिंगिंग। आप बहुत जानी मानी, बहुत ही अच्छे अंताक्षरी जो है, अगर जोधपुर में किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करना है, प्ले करवाना है, देन सिर्फ और सिर्फ ख्याति जाजू। तो हो जाए कुछ दो शब्द, कुछ 2 लाइंस, कुछ ऐसा अच्छे से 2 लाइंस के साथ में शो को अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ में, क्योंकि 2 एंटरटेनर सामने बैठे हैं और लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं आए, लोगों की मन के स्ट्रेस रिलीज ना हो, ऐसा ना हो सकता। ओके, एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, उसमें से एक छोटी सी लाइन जो नीति मोहन ने गाई थी। मैं कागज की कश्ती, तू बारिश का पानी, ऐसा है तुझसे अब ये रिश्ता मेरा, तू है तो मैं हूँ, तू आए तो बहलूं, आधी है दुनिया मेरी तेरे बिना, आधी है दुनिया मेरी तेरे बिना, जी उठी 100 बार तुझ पे मर के रे, नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत बहुत लाइक ना एक प्योर हार्ट आपका इसमें झलक रहा है। वेरी गुड, वेरी 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 नाइस, एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत प्राउड फील होता है ये चीज सब देखकर।
और जाते जाते, क्योंकि आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट्स बोलती हैं, शेरो शायरियां तो इनकी बेशुमार बहुत ही अच्छी होती हैं। वो मैं नहीं बोलती। मैंने सुनी है कुछ 2 लाइंस जो जीने की कला सिखा दें। अक्सर सही बात कहने पर सभी को चुभा करती है, अक्सर सही बात कहने पर सभी को चुभा करती है, सदियों के बाद उसी की कदर हुआ करती है। जख्म पर मरहम लगाने पर वह जलता तो जरूर है, मगर बाद में पता चलता है वही दवा क्या असर करती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। बहुत सही बोला आपने कि जो जख्मी और जो घायल लोग होते हैं उन्हीं के सांसों से एक सही 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 सक्सेस की आह निकलती है। और आज हमने जो ये शो किया है कंचन जी और ख्याति जी के लिए, थैंक यू सो मच आपका Thanks to you इम्पोर्टेंट एंड for having us here. अनमोल वर्ड्स देने के लिए। एक्चुअली हमने एंजॉय किया है एंड yes. एक्चुअली मुझे खुद को स्ट्रेस रिलीज हुआ है एंड आई एम फीलिंग कि नाउ आई विल वर्क विद द फुल पावर, Yes. कि मैं और अच्छी पावर से, मतलब ऐसे ही आप लोग भी अपने घरों में इस तरह की चाय और कॉफी चैट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल एंड वैचारिक विमर्श हो सके, ना कि किसी की निंदा हो सके। बिकॉज निंदा आपके पतन का कारण बनती है, बिल्कुल। घमंड आपके पतन का कारण बनती है। लेकिन जैसा इन्होंने फर्स्ट वर्ड जो सिखाया है, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन आपके कॉन्फिडेंस का कारण बनती है और कॉन्फिडेंस आपके तरक्की का कारण बनती है। सो फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नए शो में, नए सेलिब्रिटीज के साथ में और नए विचारों के साथ में। जीने की कला क्या होती है ये हम इन लोगों से सीखेंगे। जीना इसी का नाम है। थैंक यू सो मच, गीतांजलि सोनी।